हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज पूरी पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मॉडल पेपर को कवर कर रहे हैं और मॉडल पेपर में भी 5 मॉडल पेपर मैंने कवर कर दिए हैं। उन सभी की प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दी है। आप चैनल पर टैप करो, वहां पर सभी मॉडल पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो वहां पर जाके आप विजिट करो। आपको कोई सा भी मॉडल पेपर देखना हो, वहां पर प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है। तो वहां पर जाके आप विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने 5 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए थे। छठवां मॉडल पेपर आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं कौन सा छठवां मॉडल पेपर। देखो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर कराने के बाद में मैं आपके जो भी पर्सनली है उन सभी के जो मोस्ट क्वेश्चन है उनका भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। साथ ही वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रखें, क्योंकि आज भी ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन इस मॉडल पेपर में है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, साथ ही चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कौन सा मॉडल पेपर 6। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। आज मैंने स्टूडियो पर तो बनाने स्टूडियो पर जा नहीं पाया, इसलिए मैं आपके पास यहीं से अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। तो क्या है, निम्न बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 18 तक है। उन सभी का उत्तर सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में दीजिए। तो 2√5 एक क्या है। देखो, पूर्णांक पूर्णांक क्या होता है, जो माइनस से लेकर माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक तो है नहीं। परिमेय संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो वो भी नहीं है। अपरिमेय संख्या तो आपने सिद्ध भी किया होगा भाई, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, स ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो सेकंड क्या है, 72 और 120 का HCF होगा पार्ट। ऐसे सेकंड पार्ट लगा के उत्तर लगा के फिर आपको लिखना है क्या क्या आपके पास क्या क्या संख्या है। एक तो कितना है 72 और दूसरी संख्या कितनी है आपके पास है 120। इन दोनों का HCF निकालता है। तो सबसे पहले 2 का जाएगा इसमें कितनी बार 36, फिर 2 का जाएगा कितना 18, फिर 2 का जाएगा कितना 9, फिर 3 का जाएगा कितना 3 और फिर 3 का जाएगा कितना 1, ठीक है ना। आप मैंने भाजकता के नियम में वीडियो अपलोड कर रखी है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। वहां से आपको पता चल जाएगा कि 2 का कब देना है, 3 का कब देना है, ठीक है। चलो, उसके बाद में आपके पास 120। सबसे पहले 2 का जाएगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है 0 है। कितनी बार जाएगा 60 बार। फिर 2 का जाएगा कितनी बार 30 बार। फिर 2 का जाएगा कितनी बार 15 बार। अब थोड़ी जाएगा 2 का, अब 2 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा 3 का। अब कई बच्चे यहाँ पर 5 का दे देंगे, पहले नहीं, पहले 3 का जाएगा इसमें। और जोड़ने के बाद 6 हो रहा है तो 6 3 के पाड़े में आ रहा है। मैंने ये सारे नियम बता रखे हैं आपको, वीडियो बना रखा है एक सूत्र के नाम से, है ना, पूरी बुक के सूत्र के नाम से, उसको जरूर देख लेगा। कितनी बार जाएगा यहाँ पर 5 बार, फिर 5 का कितनी बार 1 बार, ठीक है जी। तो अब एक बार 72 के गुणनखंड क्या क्या हुए हमारे पास, 72 के गुणनखंड हुए 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3, 2 की पावर तो है 3 इंटू 3 की पावर कितनी है 1 2, 3 की पावर कितनी है 2, ठीक है। और ऐसे ही 120 का कितना होगा, 120 का होगा 1 2 3, 2 की पावर तो कितनी है 3 इंटू 3 एक बार ही है और 5 भी कितनी बार है, एक बार है। ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या निकालना है इनका HCF निकालना। आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम HCF। छोटी पावर लेनी है और जो भी दोनों में सेम है ना वही लेना है। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन पावर तो सेम ही है इसके। तो कोई सा भी उठा लो। अगर मान लो 2 की पावर यहाँ पर 2 ही होता, कितना होता 2, तो फिर हम ये लेते, 2 की पावर 3 नहीं लेते, फिर हम कितना लेते 2 की पावर 2 ही लेते। तो यहाँ पर बताओ दोनों में सेम है तो 2 की पावर 3 इंटू 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी, लेकिन छोटी पावर लेना है। तो छोटी कितनी है आपके पास, एक बार ही है। 5 को थोड़ी लेना है, 5 को नहीं लेना क्योंकि ये इसमें है ही नहीं, तो 5 तो हमारे को नहीं लेना है, ठीक है। चलो तो HCF बताओ कितना निकल के आएगा हमारे पास, HCF निकल 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया 8, और 8 3 कितना हो जाएगा आपके पास 24, ठीक है। ऐसे आपको कंप्लीट सॉल्व करना है। चलो आगे नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है भाई। यहाँ पर देखो 5 को नहीं लेना है क्योंकि 5 इसमें है ही नहीं, दोनों में होना चाहिए तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है इसका। दूसरा हो गया ना, दूसरा कौन सा ऑप्शन आपके पास, सा ऑप्शन है। तीसरा क्या है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ में शून्यांकों की संख्या है। अब देखो शून्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे आपके पास। ये तीसरा मैंने लगा दिया, ये मैंने लगाया इसका उत्तर, और ये हमने खींच दिया yx, ये हमने खींच दिया क्या xx। अब आपको ऐसे दे रखा है डायग्राम, कैसे दे रखा है, ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ये x को कितनी जगह काट रहा है, एक जगह ये काट रहा, दूसरी ये काट रहा,
और तीसरी जगह ये काट रहा, कितनी जगह काट रहा है, एक्स एक्स को 3 जगह काट रहा है। तो वैसा इसके हल कितने हो जाएंगे, इसके शून्यांक या हल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जितनी जगह काटेगा उतने इसके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट देखो क्या है, चौथा क्या है इसमें। हाँ जी, चौथा क्या है, यदि पहली संख्या x का 2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। आपको समीकरण देखने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा देखो क्या है, तीसरा तो हो गया ना इसका। चौथा देखो क्या है, चौथा है मेरे पास, पहली संख्या का क्या है, पहली संख्या का कितना गुना है, पहली संख्या x का 2 गुना, तो 2 गुना कर दो इसको। पहली संख्या को कितना गुना, 2 गुना, तो कर देते हैं हम पहली संख्या को 2 गुना। तो ये आपके पास x है, इसको कितना गुना, 2 गुना कर दिया। ठीक है, दूसरी संख्या y के 7 गुना, ये मेरे पास दूसरी संख्या है y, इसका कितना गुना, 7 गुना, y है इसका कितना गुना, 7 गुना मैंने कर दिया। से 5 कम है, 5 कम मतलब कितना, -5 कर देंगे। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, बराबर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, देख लेते हैं। 2x बराबर 7y प्लस 5, यहाँ पर तो ये तो नहीं हो सकता। 2x बराबर ये हो जाएगा आपके पास डी ऑप्शन। ठीक है भाई, आपको क्या बोला कि पहली संख्या का तो कितनी गुना, पहली संख्या है ना वो ऐसी है, कैसी है कि 2 गुना करो पहली संख्या का। ठीक है, और दूसरी संख्या का 7 गुना से 5 कम है, तो बराबर तो यहीं पे आएगा। 5 कम यहाँ पर मतलब -5 हो जाएगा। ठीक है ना, अधिक बोलता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है ना, चलो 5 चौथा हो गया। इसका पांचवा देखो क्या है हमारे पास, पांचवा लगा के उत्तर लगाओ। ठीक है जी, पांचवा क्या है हमारे पास, समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो nवा पद ज्ञात कीजिए। देखो आज भी कई क्वेश्चन होंगे जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन इस डेस्क वर्क में है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करके भी आप जाओ। वैसे तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट चल रहा है, बस ऐसे ही चलने दीजिए। आपके लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। ऐसे मान लो कि आपको अगर मान लो मेरे सारे वीडियो आप कवर कर लेते हैं ना, तो मेरी गारंटी है कोई भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हर मॉडल पेपर के मैंने 3 या 4 वीडियो बनाए हैं, तो उनको जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो इसका पांचवा क्या है, समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, प्रथम पद है ए और सार्वंतर है डी, तो एनवा पद क्या होता है। मैंने इस सूत्र में भी बता रखा है, एनवा पद बताओ क्या होता है। एनवा पद एनवा पद मतलब ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है एनवा पद, मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास, ए ऑप्शन है। चलो मैं आगे नेक्स्ट देखो क्या है, छठवा, एपी का प्रथम पद तो 6 है, सार्वंतर 3 है, तो एपी आपको एपी निकालनी है। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपको क्या निकालनी है, एपी निकालनी है। कौन सा आपके पास, ये छठवा है। हाँ जी, ए का मान कितना दे रखा है हमारे को, ए का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है जी 6, प्रथम पद कितना दे रखा है 6, और डी का मान दे रखा है जी हमारे को कितना, डी का मान दे रखा है आपको 3। अब आपको एपी निकालनी है। एपी मतलब A1 A2 A3 A4 A5 ये निकालना है, डैश डैश। ठीक है, अच्छा A1 तो आपके पास ए ही होता है और वो कितना आपके पास 6 है। अब आपके पास A2 निकालना है, तो A2 का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, A प्लस डी होता है, तो वो भी निकाल दो। ए का मान 6 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास, 9 हो गया। फिर आपको A3 निकालना है, मतलब A प्लस 2D होता है A3 का फॉर्मूला। ए का मान कितना हमारे पास 6 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना हमारे पास 3, 3 दूनी 6 और 6 6 कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया। फिर आपको A4 निकालना है, A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D होता है। ए का मान कितना है 6 प्लस 3 इंटू डी का मान भी कितना आपके पास 3, 3 3 9 9 और 6 कितना हो गया हमारे पास 15 हो गया। ठीक है, तो आपके पास एपी तो है, एपी क्या निकल के आई हमारे पास 6, फिर है 9, फिर है 12, फिर है 15 डैश डैश ऐसी चलती जाएगी। ये आपके पास क्या हो गई, एपी हो गई। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, इसमें ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। चलो मैं आगे नेक्स्ट देखो क्या है,
संलग्न आकृति में डीई समांतर है बीसी के। डीई और बीसी क्या है, दोनों समांतर है। यदि एडी, एडी मतलब ये इतना था, ये इतना कितना है 3 है, और बी डीबी, डीबी मतलब ये कितना आपके पास 2 है। तो एई कितना 2.7 है। तो ईसी आपको निकालना है। अब मैंने ये आपको चीज़ को बता रखी है, कौन सा ये छठवा हो गया ना, 7वां, कि अगर मान लो ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है, कोई त्रिभुज है। अच्छा, ये दोनों समांतर है। इसको, इसका क्या नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई। अगर मान लो डी ई और बी सी दोनों क्या है, समांतर है, तो इनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। और आपको दे भी रखा है ये दोनों क्या है, समांतर है। इसका मान दे रखा आपको 3, इसका मान दे रखा आपको 2, इसका मान दे रखा है 2.7, इसका मान आपको निकालना है। इसको क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। ठीक है, चलो। तो अगर मान लो आपको ऐसे दे रखा है कि DE समांतर है ना, वो किसके है, BC के, मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है, दोनों समांतर है। अगर मान लो समांतर है तो ये अनुपात बराबर होगा, कौन सा, AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, ए ई बटे में ई सी। ये अनुपात क्या होगा आपके पास, बराबर होगा। इसका मान कितना है जी, 3 है। इसका मान कितना है जी, 2 है, बराबर ए का मान कितना है जी, 2.7 है। ई सी का मान कितना है जी, आपके पास x है। ठीक है, चलो। तो देखो, वज्र गुणा कर दे, इनको करो। ये x के साथ गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, बराबर ये इसके साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। वैसे तय दूना 54, पॉइंट बीच में लगा देंगे। तो x बराबर देखो क्या निकल गया, ये बटे में आ जाएगा, 5.4 बटे में कितना, 3। तो x बराबर निकल के आएगा हमारे पास 3 में इसको भाग दे दो, कितना हो जाएगा 3 एक 3, 1.8 हो जाएगा। तो x का मान बोलो कितना आया, 1.8, मतलब इसी का मान कितना आया हमारे पास, 1.8 आएगा। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, आपके पास ऑप्शन है जी बी ऑप्शन है। चलो हम आगे, नेक्स्ट देखो क्या है, 8वां देखो क्या है। अब देखो 8वां है ना, उसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप एक जगह मिस्टेक करोगे, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर मिस्टेक मत करना। आपके पास 8वां है, क्या है कि बिंदु 3,4 से वाई एक्स की दूरी, जैसे मान लो ये आपके पास वाई एक्स है और ये आपके पास एक्स एक्स है। अब बिंदु क्या बोला आपको, 3,4, तो यहाँ से मान लो भाई, यहाँ से क्या है, 3,4 है वो बिंदु। ठीक है, चलो। अब देखो वाई एक्स से दूरी पूछा है, तो देखो इधर तो हम एक्स पर तो कितना चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, एक्स पर तो कितना चल रहे हैं, 3, और वाई की ओर हम कितना चल रहे हैं, 4 चल रहे हैं। आपको क्या पूछा है कि वाई एक्स से दूरी, तो वाई एक्स मतलब वाई एक्स से यही है, वाई एक्स, इससे कितना दूरी चल रहा है, हमने 3 चल के आए, तो वाई एक्स से दूरी कितनी हो गई हमारे पास, 3 हो गई। अगर मान लो आपके पास ये, तो इसका एक बात उत्तर लिख देता हूँ। उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई एक्स से दूरी, क्या आपके पास वाई एक्स से दूरी कितनी है, आपके पास 3 है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे होता, मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मान लो ये बिंदु ऐसे होता कि -3,4 होता, क्या होता, -3,4 होता, तब आपको ऐसे पूछता कि वाई एक्स से दूरी, तब आप कितना बता दीजिए, -3। नहीं, -3 नहीं बताना। अरे दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। आपको कोई भी बिंदु दे रखा है ना माइनस में भी, तो भी आपको दूरी किस में बतानी है, प्लस में भी। अभी भी इसकी दूरी कितनी है, प्लस का 3 ही मानी जाएगी, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन दूरी किस में होगी, प्लस में ही होगी, कभी भी दूरी माइनस में नहीं होती। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। माइनस का देगा तो भी प्लस में बताना है, प्लस का देगा तो भी प्लस में बताना है। 8वां हो गया ना, ठीक है। चलो हम आगे, नेक्स्ट देखो 9वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास है। हाँ जी, 9वां क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। ठीक है जी, 20 समकोण है। कोस थीटा बराबर दे रखा है 3/5, तो साइन ए पूछा है आपको, साइन ए पूछा है, इसका मान निकालना है। तो एक बार मैं इसको डायग्राम बना लेता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ जी, 9वां करना है ना, ठीक है। तो आपको, हाँ, डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम बना लेते हैं हम। ये लो जी, ये हमने डायग्राम इसका बना दिया। ये डायग्राम हमने बना दिया। यहाँ पर है थीटा, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी समकोण है, और यहाँ पर क्या आपके पास सी है। ठीक है, चलो। तो कोस थीटा दे रखा आपको 3/5, कोस थीटा दे रखा है 3/5, और आपको क्या पूछा है, साइन ए पूछा आपको, मतलब साइन थीटा निकालना है।
हाँ जी, लाल बटा कक्का का नाम सुना आपने, LAL KKA। तो यहाँ पर होता है साइन और यहाँ पर क्या होता है कोस। तो आधार बटा कर्ण दे रखा है। ये तो क्या आपके पास आधार है और ये क्या आपके पास कर्ण है। लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, थीटा का मान दे रखा है ना, थीटा कोस थीटा ऐसे बोल रहा है, मतलब कोस ए। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लंब, थीटा के सामने वाली क्या होती है लंब। ये बच गई जो आधार। फिक्स कर्ण है जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है आपके पास कर्ण होती है। ठीक है, चलो तो ये हो गया सारा, लंब आधार कर्ण हो गया। ठीक है, अब देखो आपको ये भुजा निकालनी पड़ेगी भाई, साइन निकालना ना, साइन में क्या क्या आता है लंब और कर्ण, तो ये भुजा आपको निकालनी पड़ेगी। और ये कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है जी, कर्ण कर्ण कितना है 5, ये कितना आपके पास 5 दे रखा है। तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार कितना है जी आपके पास, आधार है 3, ये आपके पास 3 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब आपको निकालना है, तो लंब को ऐसे ही रख दो। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होगा जी 25 होगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस में कितना आपके पास लंब स्क्वायर होगा। इधर ले आओ, तो 25 माइनस में होगा 9 बराबर में क्या आपके पास लंब स्क्वायर। तो 16 बराबर में क्या होगा आपके पास लंब स्क्वायर। स्क्वायर है इधर आएगा तो अंडर रूट में आएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 16 बराबर में लंब। तो लंब का मान बोलो कितना आएगा आपके पास 4। अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4 होता है। अब आपको क्या पूछा है, साइन ए पूछा है। साइन ए मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान बोलो जी कितना है 4 है, और कर्ण का मान बोलो जी कितना है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर मान लो सी की बात होती ना, सी की, तो फिर ये लंब होता, ये आधार कर्ण फिक्स है। लेकिन इसकी बात हो रही है तो इसके सामने वाला लंब ये आधार और ये क्या हो गया आपके पास कर्ण हो गया। तो ये कौन सा हो गया आपके पास 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां देखो क्या है, 10वां है आपके पास 10वां है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। वृक्ष की छाया और उसकी परछाई कितनी कितनी है 1/√3। ठीक है जी, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। देखो यहीं पे बता देता हूँ मैं। 10वां है, क्या है कि जैसे मान लो ये पेड़ खड़ा है और ये उसकी छाया है, ये क्या उसकी छाया है। ठीक है तो क्या बता रहा है, हाँ वृक्ष की छाया ना ऊंचाई की कितनी है 1/√3। तो छाया को तो कितना बता रहा है वो 1 बता रहा है। ठीक है जी, और ऊंचाई को कितना 1/√3 बता रहा है। ठीक है, हाँ छाया, छाया ये यहीं पे तो आएगी छाया, ये तो कितने आपके पास 1 है। और ऊंचाई, ऊंचाई यहीं पे तो आएगी पेड़ की, ये कितने आपके पास √3 है। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, यहाँ पर कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण निकालना है आपको। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, इसमें क्या क्या काम मेरा लंब और क्या काम मेरा आधार। तो लाल बटा कक्का से देखो लंब और आधार किस में आता है टेन थीटा में। ठीक है ना, तो आपको थीटा निकालना है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा लगेगा ना, लंब और काम में आधार काम है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब का मान बोलो जी कितना है √3 है, आधार का मान कितना आपके पास 1 है। तो टेन थीटा बराबर, अच्छा ये √3 किसका मान होता है, टेन 60 का ही तो होता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, टेन 60 डिग्री लिख सकता हूँ। टेन से टेन क्या हो जाएगा कैंसिल, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप कहीं पे 1/√3 देके और टेन 30 का लगा दो, नहीं नहीं, इसमें देखो क्या बोल रहा है, पहले देखो छाया, तो पहले छाया की जगह 1 को रखो और फिर ऊंचाई, ऊंचाई की जगह √3 को रखो, उसके बाद में सोल्व करो, है ना। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना, कहीं आप 1/√3 देके और 30 डिग्री लगा दिया, नहीं नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आपके पास 11वां, वर्त की एक स्पर्श रेखा वर्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो देखो समझो इसको भी,
11वां क्या है आपके पास कि जैसे मान लो ये कोई क्या है आपके पास वर्त है, ये क्या कोई वर्त है, इसका ये कोई बिंदु है, स्पर्श रेखा ये जा रही है, तो एक ही बिंदु पर तो स्पर्श करेगी, कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु पर। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास, ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। फिर क्या है, वर्त के सिरों, किसी वर्त के व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। कोई वर्त है, ठीक है, कोई क्या है, कौन सा, ये 12वां, कोई ये कोई वर्त है, ये क्या है कोई वर्त है, ठीक है। इसके व्यास, ये इसका क्या है व्यास है, इसके सिरों पर, इसके सिरों पर दो स्पर्श रेखा की, तो दोनों स्पर्श रेखा कैसी होती है, ये समांतर होती है। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, कौन सा हो गया ये, 12वां हो गया ना। 13वां क्वेश्चन देखो क्या है, त्रिज्या आर के अर्धवर्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको भी समझो एक बार क्या होता है। 13वां, 13वां देखो क्या है कि कोई वर्त है, अर्धवर्त है, अर्धवर्त बना दूं मैं, ये मैंने क्या बना दिया, अर्धवर्त बना दिया, ठीक है, ये मैंने अर्धवर्त बना दिया। अब क्या बोल रहा है, अर्धवर्त, हाँ, के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये उसका त्रिभुज का आधार मान लेता है, ऐसे हमने कोई त्रिभुज बना दिया। अब इसका क्षेत्रफल देखो क्या होता है, ये इसकी क्या है त्रिज्या आर, ये इसकी त्रिज्या क्या है आर, तो इसका क्षेत्रफल होता है, बस आप क्या करना है, आर स्क्वायर करना है, इसको याद रखना है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनता है ना इसमें, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। इसको याद रखना है भाई, अर्धवर्त के अंदर जो भी त्रिभुज बनता है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास, ए ऑप्शन है। उसके बाद में हाँ, ये समझने लायक क्वेश्चन है, दो गोलों की त्रिज्याएं क्रम से आर और 2r है, उसके आयतनों का अनुपात निकालो। ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखो क्या है, दो गोले दे रखा है, उनकी त्रिज्याओं का, त्रिज्याएं कितनी कितनी, r और 2r है, और उनका आयतनों का अनुपात। तो गोले का, हाँ, फर्स्ट गोले का आयतन, फर्स्ट गोले का आयतन बताओ क्या होता है, आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब भी तो होता है, त्रिज्या का मान आर इधर का, ठीक है। सेकंड गोले का आयतन, सेकंड गोले का आयतन, ये क्या होगा बताओ, वही 4/3 पाई, और आर की जगह इसका कितना देगा, 2r दे रखा है, तो 2r का क्यूब होगा, ठीक है। इसको सोल्व करो थोड़ा सा, 4/3 पाई, 2 का क्यूब कितना होगा 8, और r का क्यूब कितना होगा r क्यूब, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया। अब इनका क्या निकालना, आपको अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकाल दो, 4/3 पाई आर क्यूब बटा 4/3 पाई इंटू 8r³ होगा, ठीक है। 4 पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, ऊपर तो कुछ ही नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा, और नीचे कितना बचा आपके पास 8, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1:8 हुआ, ठीक है। आ गया होगा समझ में भाई, दोनों का हमने आयतन निकाल दिया और दोनों का अनुपात हमने निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन क्या है आपके पास, किसी घन का आयतन दे रखा है 125, तो इसके फलक का क्षेत्रफल है। अब देखो जो घन होता है ना, क्या, जो घन होता है ना, 15वां क्वेश्चन आपके पास, जो घन होता है वो मैं बना देता हूँ। जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, कोई घन है, ये क्या है, कोई घन है, इसका एक पृष्ठ किसके क्षेत्र, किसकी शेप में है, वर्ग ही तो है इसका एक पृष्ठ, इसका एक पृष्ठ किस शेप में है, वर्ग, ये क्या है, वर्ग, ठीक है। इसका आयतन दे रखा है, घन का आयतन कितना दे रखा है आपको, घन का आयतन, घन का आयतन कितना दे रखा है, 125 दे रखा है, और घन का आयतन होता है क्या है, a³ बराबर में कितना, 125। अगर, अच्छा इधर घन है तो इस साइड आएगा तो घनमूल में, जैसे इधर स्क्वायर होता है तो इधर किस में, अंडर रूट में, मतलब वर्ग होता है तो वर्गमूल में, घन में होता है तो घनमूल में, तो a बराबर क्या आएगा, अंडर रूट, मतलब ये छोटा सा 3 और लगा देना, और यहाँ पर कितना 125। अब इसका मान कैसे निकालेंगे वो भी समझो, 125 के गुणनखंड कर लो, किसका जाएगा 5 का,
5, फिर 5 का, फिर 5, फिर 5 का एक बार। जो 3 बार आया ना, 3 बार वो इस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 3 बार तो 5 3 बार है, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ए का मान बोलो कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा। ए का मान आ गया हमारे पास। भाई 5 का क्यूब ही तो होता है 125, ठीक है। तो ए का मान हमारे पास 5 आ गया। अब क्या पूछा है, एक फलक का क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, ये तो पूछा है। तो फलक का क्षेत्रफल, फलक मतलब वर्ग ही तो है, ये देखो ये अभी बनाया था हमने। एक फलक किस शेप में है, वर्ग। तो एक फलक का क्षेत्रफल तो होगा 4, सॉरी भुजा स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा। ठीक है, भुजा हमने कितनी निकाली, 5 निकाली है अभी। भुजा हमने कितनी निकाली है, 5। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो मतलब कितना हो जाएगा, 25 सेमी स्क्वायर। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, हाँ कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्ग अंतराल 10 से 25 में वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो दोनों कितने हो जाएंगे, 35, और 35 को में 2 का भाग देंगे। तो एक बार इसका वर्ग चिन्ह भी निकाल देते हैं। कौन सा है ये, 16। क्या है वर्ग चिन्ह, तो 10 प्लस 25 बटे में कितना, 2। ऐसे ही तो निकालते हैं हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 35 बटे में 2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 एकम 2, 2 संते 14, 17.5। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास, स ऑप्शन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, दिए गए, हाँ 17 क्या है, दिए गए आंकड़ों का परिसर, परिसर निकालना। परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी सी सबसे बड़ी सीमा माइनस सबसे छोटा, मतलब सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा, वो आपका क्या हो जाता है, परिसर हो जाता है। तो नेक्स्ट है आपके पास है, हाँ जी, तो सबसे बड़ा तो कितना इनमें से, 12। तो 12 माइनस परिसर बराबर, परिसर बराबर सबसे बड़ा आपके पास 12 माइनस सबसे छोटा कितना है, सबसे छोटा है 3। तो इसका परिसर कितना आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास, सा ऑप्शन है। फिर है 18वां, पीई दे रखा है 0.05, तो पीई नहीं का आपको मान पूछा है, पीई नोट का मान पूछा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पर करते हैं इसका मान, कौन सा आपके पास है, 18वां। पीई दे रखा है, पीई दे रखा है आपको कितना, पीई दे रखा है 0.005, ये आपको पीई दे रखा है, ठीक है। और आपको ई नहीं, सॉरी ये नहीं दे रखा, 0.05 ही दे रखा है। और पीई नोट का आपको मान पूछा है। तो आपको सूत्र पता है कि पीई प्लस में पीई नोट, पीई नोट बराबर में कितना होता है, 1 होता है। इसका मान कितना है, 0.05 प्लस में पीई नोट, और बराबर में कितना, 1। ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। तो पीई नोट बराबर हो जाएगा 1.00 लगा दो, माइनस में 0.05। अब माइनस कर दो, ये 0 0 क्यों लगाया वो भी समझो। आपको एक में से घटाना है ना, तो पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट, बाद में अंक जो भी है वो सिद्ध में लिख दो, 0.5, ठीक है। घटा दो, यहाँ से 5 बन जाएगा, 5 यहाँ पर 9, यहाँ पर उधार चली गई तो 0। तो कितना बच गया आपके पास, पी इन नोट का मान कितना रह गया, 0.95। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कि क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक वास्तविक मूल हो सकते हैं। अधिक से अधिक 2, अब देखो समझो इस चीज को। अगर मान लो 3 घात का है उसके 3 मूल होंगे, 4 घात का है उसके मूल 4 होंगे, 1 घात का है उसके हल कितने होंगे, 1 होंगे, या मूल 1 होगा। अब ये कितने घात का है, 2, तो इसके वास्तविक हल कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। फिर है समांतर श्रेणी दीर्घ का, यहाँ पे बताना है भाई कौन सा पद अठंतर है, कौन सा पद अठंतर है। आपको एपी दे रखी है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, फर्स्ट तो बता दी ना। सेकंड आपके पास 3, 8, 13, 18 डैश डैश कौन सा पद कितना है, अठंतर है, ठीक है। तो मैंने चीज बताई थी आपको भाई, कौन सा पूछे ना, मतलब आपको कोई भी पद निकालना है ना, तो उसी को क्या मान लेते हैं हम, ए एन मान लेते हैं। सबसे पहले ए का मान बताओ, यहाँ से कितना है, ए का मान है 3। डी का मान बताओ कितना है, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना है, डी का मान 5 है, ठीक है। अब इसी को क्या मान लेंगे हम, ए एन। तो माना ए एन बराबर के आपके पास 78 है।
अब ए एन को क्या लिखेंगे हम, ए एन को बताओ क्या लिखेंगे, ए एन को लिखेंगे हम ए एन सॉरी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में कितना 78 लिखेंगे। ठीक है, चलो तो ए का मान कितना हमारे पास, ए का मान है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना हमारे पास 5 है और बराबर में कितना हमारे पास 78 है। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू में 5 बराबर 78 माइनस में कितना 3, तो एन माइनस वन इंटू में 5 बराबर में कितना बचा हमारे पास 75 बचा। एन माइनस वन, ठीक है, ये 5 गुणा में ना इधर आएगा तो भाग में आएगा, 75 बटे में कितना 5, काट दो इसको 25 बार कटेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास आगे एन माइनस वन इंटू बराबर में कितना है 25, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस 1, एन का मान बोलो कितना आ गया हमारे पास 26, तो उसका 26वां पद है ना वो कितना होगा 78 होगा। ठीक है, सॉरी ये 15 बार तो जाएगा इसमें, 15 और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो कोई ना, तो उसका कौन है 16वां पद कितना होगा आपके पास 78 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान है, कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, दूसरे का तीसरे का आंसर यहीं पे कर लेते हैं हम। ठीक है, क्या है साइन स्क्वायर 60 कोस स्क्वायर है, पहले कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान है। कोस स्क्वायर 60 का मान बोलो जी कितना होता है 1/2 होता है, मेरे को याद है 1/2 स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2, इसका भी क्या आपके पास है स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस √3 का कितना होगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, एलसीएम बोलो कितना आएगा इनका 4 आएगा, तो 1 माइनस 3 बचेगा यहाँ पर, तो कितना होगा आपके पास माइनस का 2/4, कट के कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू निकल गया, तीसरा हो गया। फिर चौथा क्या है आपके पास, चौथा है एक वर्त हाँ सॉरी, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूपित होते हैं। अगर मान लो उनके संगत कोण भी बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है तो भी समरूप होते हैं ना, तो अगर दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। उसके बाद में है आपके पास एक वृत्त के बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव वृत्त की त्रिज्या से क्या होती है बड़ी होती है, इसको समझो। हाँ जी कौन सा ये 5वां, इसको समझो यहीं पे। जैसे मान लो ये आपके पास वृत्त है, ठीक है, और ये इसकी क्या है स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो ये हमेशा त्रिज्या से क्या होती है त्रिज्या से बड़ी तो है, ये त्रिज्या से क्या है यही तो है त्रिज्या, और त्रिज्या से क्या है ये बड़ी है, तो यही आपको बताना था, यही तो था क्वेश्चन क्या था, एक वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव वृत्त की त्रिज्या से क्या होती है बड़ी होती है। फिर नेक्स्ट है यदि पीई प्रायिकता का मान 0.85 है तो पीई नोट की नहीं प्रायिकता, ये आपको खुद को निकालना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी हम किए हैं, देखा आपने कितना क्या एनालिसिस किया है, ये इसका आंसर मेरे को कमेंट में जरूर देना है भाई सर इसका आंसर ये है, सबको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तीसरा क्वेश्चन देखो, यदि में से मतलब HCF इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है 45 है, LCM ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का। ठीक है, करते हैं इसका आंसर जरूर देना, पीछे वाले क्वेश्चन का मेरे को आंसर जरूर बताना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्या है आपके पास, HCF तो कितना है HCF है हमारे पास 45, ठीक है, LCM आपको निकालना है और संख्या क्या क्या है, ए संख्या आपके पास 135 और बी संख्या है, बी संख्या आपके पास है 225। ठीक है जी, अब फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, LCM इंटू HCF बराबर में क्या होता है ए इंटू बी, यही तो होता है।
एलसीएम आपको निकालना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है 45 बराबर ए कितना है 135 इंटू बी कितना है 225 बटा सही है ठीक है। चलो अब ये इधर 45 इंटू में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो एलसीएम का मान बोलो कितना आएगा हमारे पास है 135 इंटू 225 बटा कितना हो जाएगा आपके पास 45 आ जाएगा। कट रहा है उसको काट दो, 9 से काट दो, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9 बच के 4 और 15 नाम 135 ही होता है, 9 कट गया ठीक है। काट दो, इसको भी काट दो, 5 चौके 20 पचम 25 ठीक है। चलो तो एलसीएम निकल के आएगा मेरे पास कितना 15 इंटू 45, तो एलसीएम निकल के आएगा, गुणा कर देते हैं इनको, 15 5 75 7 15 चौक 60 67 675 ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया, इनका एलसीएम निकल के आ गया। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको, 225 को एक बार 3 से गुणा करके देते हैं, 5 6 7 सही है। कितना एलसीएम निकल जाएगा हमारे पास 675 निकल के आ गए। ये सूत्र तो आपको पता ही है ना, ए इंटू बी बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये इस सूत्र को याद कर लेना ठीक है। हाँ इनमें से देखो चारों में से एक संख्या नहीं देगा, चाहे एचसीएफ नहीं दे, चाहे एलसीएम नहीं दे, चाहे ए नहीं दे, चाहे बी नहीं दे, और फिर आपको निकाल लेगा। तो आपको इसी सूत्र में रखना है, और जो नहीं देगा उसको फिर क्या कर देंगे हम भाग में बेच के निकाल लेंगे ठीक है। हाँ जी, फिर इसका सेकंड है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं ना, ठीक है करके देखना, अगर नहीं होता है तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल आसान है भाई, 140 के अभाज्य गुणनखंड तो निकालने, ऐसे क्वेश्चन हमने जो एलसीएम निकाला था शुरुआत में वैसा ही तो है, बस इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। हाँ फिर नेक्स्ट देखो तीसरा क्या है कि x² प्लस 2x प्लस 3 के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसको समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताने लायक है। आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि kx², इसको लिख लो एक बार, kx² प्लस में 2x और प्लस में 3k के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल बराबर है। इसमें शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दोनों क्या है बराबर, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा दोनों क्या, एक बार तो निकालो शून्यांकों का योग निकालो, अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होगा -b/a के बराबर होगा। चलो यहाँ से a का मान बताओ कितना है, a का मान है k, b का मान बोलो कितना है, b का मान है 2, c का मान बोलो कितना है, c का मान है आपके पास 3k। मैंने ABC लिख दिया ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर है -b/a के बराबर है, तो b का मान है -2, a कितना आपके पास k। अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाल लिया ठीक है। अब मैं अल्फा इंटू बीटा भी निकालता हूँ, वो किसके बराबर होगा c/a के बराबर होगा। अल्फा इंटू बीटा मैंने निकाला, c कितना है जी 3k और a कितना है जी a है k ठीक है। तो ये कट के कितना हो गया 3 ही तो हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया आपके पास कितना 3। हाँ जी, अब ये क्या बोल रहा है कि दोनों बराबर हैं, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दोनों क्या है बराबर है, तो कर दो बराबर। तो -2/k बराबर में कितना 3/1 कर दूं मैं इसको ठीक है, वज्र गुणा कर दो इनको, तो ये कितना हो जाएगा 3k बराबर में -2, तो k का मान ये तो बटे में आ जाएगा, k का मान आ जाएगा -2/3, k का मान कितना आ गया -2/3 आ गया ठीक है। चलो तो ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। हाँ एक बार दोबारा समझो, आपको बोला कि इससे शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्या है बराबर है। सबसे पहले a का मान बोलो कितना k, b का मान बोलो कितना 2 और c का मान कितना हमारे पास 3k। अब सबसे पहले हमने शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर आया आपके पास 2/k के बराबर। फिर निकाला हमने अल्फा इंटू बीटा वो किसके आया c/a मतलब 3 के बराबर आया। फिर वो बोल रहा था कि ये दोनों क्या हैं आपस में बराबर हैं, तो हमने बराबर कर दिया और यहाँ से किसका मान निकाल लिया k का मान निकाल लिया ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कौन सा हो गया तीसरा हो गया ना। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, समीकरण -2x प्लस 7y प्लस 51 बराबर 0 है।
यदि y बराबर माइनस आता तो x का मान निकालो। हाँ जी, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में थोड़ी है, नहीं है ना, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखा करें। तो चौथा है जी हमारे पास है, चौथा है माइनस का 2x प्लस में 7y और प्लस में 51 बराबर में क्या आपके पास 0। अब इसमें बोलना कि y बराबर कितना रखना है, -7 रखना है, फिर आपको x बताना है। तो y की जगह -7 रख दो, तो माइनस का 2x प्लस में 7, y की जगह बोलो कितना -7 प्लस में कितना 51 बराबर में क्या आपके पास 0। तो माइनस का 2x सातों सातों कितना हो गया, माइनस में 49 प्लस में कितना 51 बराबर में 0। भाई माइनस का 7 भी तो है, तो इसलिए माइनस का 49 बनेगा। हाँ जी, तो माइनस का 2x यहाँ पर कितना बचेगा, 51 में से 49 गया तो 2, तो प्लस में कितना बचा आपके पास 2 बराबर में 0। इस 2 को इधर भेजो, तो माइनस का 2x बराबर माइनस में आएगा 2, ठीक है ना, और x बराबर बोलो कितना आ जाए, बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2 बटे में माइनस का 2 ये कैंसिल हो गया सारा, x बराबर कितना है आपके पास से 1 आया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ जी, कौन सा हो गया, ये चौथा कंप्लीट हो गया। पांचवा देखो क्या है, पांचवा है हमारे पास समांतर श्रेणी 5 8 11 डैश डैश 47 का अंतिम से हाँ प्रथम पद की और दूसरा पद निकालना, अंतिम से निकालना है। चलो इसको भी समझो। तीसरे का पांचवा है जी, ये क्या है, समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, क्या क्या दे रखी है, 5 8 11 डैश 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 47, अंतिम से दूसरा पद निकालना है, ठीक है। एक चीज़ समझो आप, जैसे मेरे पास कोई समांतर श्रेणी है 2 4 6 8 डैश डैश वो 10 तक है, ठीक है, इसको समझो एक बार। अच्छा 10 तक है, इसका ए का मान बताओ कितना है 2, डी का मान बोलो कितना है 4 - 2 मतलब 2, ठीक है। अच्छा मैं इधर से चल रहा हूँ तो देखो +2 कर रहा हूँ, +2 कर रहा हूँ, +2 कर रहा हूँ, है ना। एक दूसरी एपी है मेरे पास 10 8 6 और 4 और 2 ऐसी है, ठीक है। अब इसमें देखो इधर जा रहा हूँ तो -2 करना पड़ रहा है ना, फिर इधर जा रहा हूँ -2 करना पड़ रहा है, फिर -2। तो अगर मान लो पीछे से हम एपी निकालेंगे तो फिर डी को क्या रखना पड़ेगा, हमारे को माइनस का रखना पड़ेगा। इसमें देखो आगे से एपी है तो प्लस का डी है, इधर पीछे से एपी है तो माइनस का डी है। तो ऐसे ही देखो हम अगर मान लो हमारे को तो पीछे से दूसरा पद चाहिए ना, ठीक है। तो एक बार तो यहाँ से पीछे से एपी लिख दूँ मैं, पीछे से एपी, बताओ क्या होगा, एक बार ए बताओ कितना है आपके पास, ए है यहाँ पर चलो पीछे से ही लिख लेते हैं। डी बस आप तो डी पता कर लो, डी कितना आपके पास 3 है यहाँ पर, ठीक है, तो -3 करते करते लिख देंगे। तो सबसे पहले 47, फिर -3 करो कितना आ जाएगा आपके पास 44, फिर -3 करो कितना आ जाएगा आपके पास 41, डैश डैश ऐसे कौन आ जाएगा लास्ट में आपके पास 5 आ जाएगा। ये हमने क्या लिख दी, पीछे से ए पी लिख दी। अब आपको क्या पूछा है, दूसरा पद तो पूछा है, ए का मान बताओ कितना आपके पास 47 है, डी का मान बोलो कितना है 44 - 47 कितना आपके पास -3 है, ठीक है। अब आपको कौन सा पद पूछा है पीछे, दूसरा, तो A2 निकाल दो। अब क्या होता है A + D तो होता है A2, तो A2 निकाल दो। A का मान कितना है 47, D का मान कितना -3, तो आंसर कितना हो जाएगा 44, ठीक है जी। वैसे ये दिख भी रहा था, अगर मान लो ऐसे पहुंचता भाई 10वां पद है तो 10वां थोड़ी दिखता, फिर हम A + 9D करके निकालते। तो अगर मान लो आपको कभी भी पीछे से AP पूछे ना, तो आप पहले पीछे से AP निकाल दो, ठीक है। हमने पीछे से AP निकाल दी और फिर कोई सा भी पद पूछे वो निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपके पास, तीसरे का पांचवा हो गया। तीसरे का छठवां क्या है, हाँ जी, -2, -1 तथा -1, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें भी आप गलती कर बैठोगे। छठवां है, क्या क्या है, -2, -1 और -1, 1 के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है जी। ये आपके पास x1 y1 हो गया, ये आपके पास x2 y2 हो गया। इसको मान लो आप a, इसको मान लेते हैं हम क्या b। तो ए बी बराबर बताओ क्या निकल के आएगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए बी निकल के आएगा मेरे पास कितना, √x2 का मान बोलो जी कितना, -1 माइनस x1 कितना है -2 है, यहाँ भी कितना माइनस, तो माइनस माइनस बताओ ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, प्लस y2 कितना हमारे पास 1 माइनस y1 कितना -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये आपके पास
प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी निकल के आएगा मेरे पास कितना, अंडर रूट, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 ही तो बचा, 1 और 1 कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया। तो ये निकल के आएगा मेरे पास ए बी बराबर अंडर रूट, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ए बी का मान आएगा मेरे पास अंडर रूट 5। अब यहाँ पर गलती ये करोगे आपकी, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस करोगे नहीं, ठीक है ना, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। हाँ जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवा, टेन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। किस किस का मान पूछा आपको, टेन स्क्वायर कौन सा, ये 7वां है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान। टेन 60 का मान अंडर रूट 3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 3 इंटू कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, इसका भी क्या आपके पास स्क्वायर है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 ही होगा, ये आपको बता रखा है, बटा में 1 लगा दो, प्लस 3 ऐसा कैसा इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो कितना 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो 3/1 प्लस 3 3 कितना हो जाएगा 9, और बटे में कितना 4। एलसीएम बोलो कितना आएगा इनका, 4 आएगा, 4 बार जाएगा इसमें तो 4 3 12, ये कट जाएगा कितना 9, तो कितना 12 और 9 कितना हो गया आपके पास 21, बटे में कितना आपके पास 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, छठवा हो गया ना, सातवां देखो क्या है, 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 9 सेमी दूर बाह्य बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सके। आपको थोड़ा सा बस ये घुमा दिया है, बाकी आपको बताना यही है कि कोई वर्त का बाह्य बिंदु है तो उससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 ही तो खींची जा सकती है, बस ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 5 और 9 दे दिया। ऐसे बोल रहा है कि कोई बाह्य बिंदु है उससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 ही तो खींची जा सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने ये चारों कंडीशन आपको बता रखी है, अगर मान लो आप लगातार वीडियो देख रहे हो ना तो इसकी 4 कंडीशन है भाई, को कहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, आप लगातार वीडियो को देखें तो आपको पता चल जाएगा, और उन चारों में से एक जरूर मिल जाएगा आपको। फिर आपके पास 9वां क्या है, किसी वर्त का त्रिज्याखंड उस वर्त के चतुर्थांश है तो त्रिज्याखंड के केंद्र पर बनने वाले कोण का माप। देखो कौन सा, ये इसका 9वां है, ये आपके पास कोई वर्त है, ठीक है, और ये इसके चतुर्थांश हो गए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो ये कोई सा भी आप कोई सा भी त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड ही तो बन रहे हैं 4, ये त्रिज्याखंड है, ये त्रिज्याखंड है, ये त्रिज्याखंड है, ये त्रिज्याखंड है। अब ऐसे बोला इसमें कोण कितना बन रहा है, तो 90 ही तो बनता है इसमें, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, हाँ जी। हाँ, फिर ये समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है, 10वां क्या है, 2 वर्तों की त्रिज्या 5 सेमी और 12 सेमी है, R1 कितना है 5 है, R2 कितना है 12 है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। चलो इसको समझो क्या बोल रहा है ये, कि आपके पास 2 क्या है वर्त हैं, उनकी त्रिज्याएं कितनी कितनी है, 5 सेमी और 12 सेमी है। तो हम दोनों का एक बार क्षेत्रफल निकालते हैं। तीसरा का कौन सा है, 10वां है। हाँ जी, तो पहले वर्त का क्षेत्रफल, पहले वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो R1 कर देते हैं। तो पाई ऐसा कैसा, R1 का मान कितना 5 ही तो है, तो 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25 पाई। पहले वर्त का क्षेत्रफल मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ दूसरे वर्त का क्षेत्रफल, दूसरे वर्त का क्षेत्रफल मतलब पाई R2, ठीक है, पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई R2 का मान कितना दे रखा हमारे को 12, तो 12 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 144 ही होगा ना, 144 पाई। ठीक है, चलो अब वो ऐसे बोल रहा है कि कोई तीसरा वर्त है जो इन दोनों को क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो तीसरे वर्त का उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो तीसरे वर्त का क्षेत्रफल, तीसरे वर्त का क्षेत्रफल क्या मान लेता हूँ मैं, पाई R3 मान लेता हूँ, इसका क्या स्क्वायर बराबर इन दोनों के योग के बराबर है, तो 25 पाई और प्लस में कितना 144 पाई, तो पाई R3 का स्क्वायर। R3 मतलब तीसरी त्रिज्या, ये इसको कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये पहला वर्त था तो R1, दूसरा तो R2 R3 है ना। जोड़ो कितना हो गया ये 169 पाई, ठीक है, दोनों को जोड़े, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल,
तो R3 का स्क्वायर बराबर कितना 169 बचा आपके पास। इधर स्क्वायर में इधर अंडर रूट में आएगा तो R3 कितना निकल के आएगा अंडर रूट 169 और अंडर रूट 169 का मान कितना होता है 13। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी आपके पास 13। तीसरे वृत्त की त्रिज्या ही आपको पूछी है, ठीक है ना। पहले हमने सबसे पहले की निकाल दी, फिर दूसरे का क्षेत्रफल निकाल दिया, फिर बोला कि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों के योग के बराबर है, तो योग के बराबर हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, 10वां हो गया ना। 11वां देखो क्या है 5 6 7 9 के का समांतर माध्य 11 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो इसमें 11वां क्या है आपके पास है कि 5 + 6 + 7 + 9 + के + 20 बटा कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6। इनका माध्य कितना दे रखा है आपको 11 दे रखा है, बटा 1 लगा दो, इसका मान आपको निकालना है। तो कितना हो गया ये 5 अच्छे 11 11 20 20 20 40 40 और 7 47, तो 47 प्लस में के बटा में 6 बराबर में कितना है 11 बटा 1। वज्र गुणा कर दो इनको, ये 1 से गुणा होंगे, ऐसा कैसा आ जाएगा 47 प्लस के बराबर में 11 6 66, तो के इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो 66 माइनस में कितना 47, ठीक है। तो के का मान बोलो कितना निकल के आएगा हमारे पास यहाँ से 16 में से 7 गया तो कितना बचा हमारे पास 16 में से 7 गया तो कितना बचा हमारे पास 9, और यहाँ पर 19 ही तो बचा, तो के का मान कितना आ गया हमारे पास 19 आ गया, ठीक है। चलो, तो ये कौन सा हो गया इसका 11वां हो गया। लास्ट इसका 12वां क्या है हमारे पास, हाँ जी, इसका माध्यक निकालना है, समझो कौन सा इसका 12वां, तीसरे का 12वां, इसका क्या निकालना हमारे को माध्यक निकालना है। क्या क्या है 1 3 2 5 9 और 11, इसका क्या निकालना हमारे को माध्यक निकालना है। तो एक बार संख्या देखो, सबसे पहले तो इसको आरोही क्रम में लिखो, माध्यक निकालते समय ऐसे ही तो निकालते हैं, आरोही क्रम में लिखो। तो 1 2 3 5 9 और फिर क्या लिख दिया हमने 11 लिख दिया। अब इनको गिनो कितनी है 1 2 3 4 5 6 है, तो सम संख्या है, तो उसका माध्यक मैंने क्या बताया था n/2 प्लस n/2 प्लस 1 का माध्य निकाल दो, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बटा 2 कर दो, तो n/2वां पद, n/2वां पद मतलब 6/2वां पद प्लस n/2 मतलब 6/2 प्लस 1वां पद और बटे में कितना 2, ये तो आपको बताना है। तो 6/2 मतलब तीसरा पद, 3वां पद प्लस ये कितना 3 + 1 मतलब 4वां पद, 4वां पद बटे में कितना 2, ये इसका क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। तीसरा पद कितना हमारे पास 3 ही है, 3 प्लस चौथा पद कितना हमारे पास 5 है, बटे में कितना 2, मतलब 8 बटे में 2 कितना आ जाएगा इसका माध्यक 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे निकालना आपको, मतलब n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे में कितना 2, ये सूत्र आपको याद रखना है। तो 6/2वां पद और 6/2 प्लस 1वां पद, तो 6 मतलब तीसरा पद, और तीसरा पद कितना है 3 है, फिर चौथा पद कितना है 5, दोनों का योग करके सब आ गया ना 8 का, तो सॉरी 8 में देना है, तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में 4 से 15 तक देखेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, कोई भी नया वीडियो आप तक आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। इसके अलावा मॉडल पेपर के अलावा मैं प्रश्नावली के वीडियोज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं इस चैनल पर डालूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आपके पास कोई नया सहपाठी है, कोई फ्रेंड है, तो उस तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। थैंक यू।